हम सबने बचपन में विक्रम बेताल की कहानी सुनी है, राइट? और मुझे तो याद है, मैं बहुत छोटा सा था तब विक्रम बेताल दूरदर्शन पे आता था और रात में क्या होता था, विक्रम बेताल आता था, डर भी लगता था, देखने का भी मन करता था, ऐसा वाला सीन था। क्योंकि मैं क्लास 2-3 में रहा हूँ उस समय, मुझे जैसा लगता है, राइट? तो हम लोग वैसे ही जानते थे, लेकिन फिर मैंने जब ये कहानी सुनी अलग तरीके से, तब मुझे पता चला कि यार ये कहानी बहुत डीप कहानी है, जो है जिसका हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है उसके बारे में। ज्यादातर लोगों को कभी उस एंगल से सुना नहीं, हमने तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा था, क्योंकि उसमें भूत की बात हो रही है, बेताल की बात हो रही है, तो मजा आएगा। अननोएबल के बॉक्स में जो भी चीज है उसमें मजा आता है। तो और मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूँ कि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो ये बात समझ के सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि अब आप डिबेट करने बैठ जाओ, नहीं विक्रम बेताल के बुक में मैंने ऐसा पढ़ा था, ये कहानी आप अलग सुना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी सुनाओ। क्लियर है? तो क्या होता है ध्यान से समझिएगा, और इस कहानी से आपको बहुत बहुत पावरफुल लर्निंग मिलेगी एक तो, राइट? स्पेशली आपको लर्निंग मिलेगी होश के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, राइट? जानना चाहते हैं? यस। चलो बताता हूँ। क्या होता है कि राजा विक्रमादित्य थे। तो राजा विक्रमादित्य एक बहुत बड़े राजा थे और उनके बारे में ये फेमस था कि बहुत वीर हैं, राइट? कि बहुत वीर पुरुष हैं, बहुत ज्यादा हिम्मती इंसान। तो वीर कौन होता है? वीर वो नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता, क्योंकि डर एक कमजोर इंसान को भी लगता है और एक बहादुर इंसान को भी लगता है। क्लियर हो रही चीजें? जो डर है वो कमजोर को भी लगता है और बहादुर को भी लगता है। लेकिन कमजोर इंसान अपने डर की वजह से भाग खड़ा होता है, वो काम नहीं करता जिसमें उसको डर लग रहा है, और बहादुर इंसान अपने डर के बावजूद उस काम को करता है, इसीलिए वो बहादुर है। समझ आ रहा है आपको? दोनों का डिफरेंस समझ आया आपको? तो क्या होता है, विक्रमादित्य को कहते थे वीर विक्रमादित्य, राइट? अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनको वीर क्यों कहा जाता है? कि वो बहादुर थे, जिस चीज में डर लग रहा है उसके बावजूद भी वो उस काम को कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य के राज्य में क्या होता है कि वो रोज सुबह दरबार लगता था और बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग सवाल लेके आते थे, कुछ लोग भेंट लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे। तो विक्रमादित्य बैठे रहते थे और ऐसा होता था कि एक फकीर थे, वो आते थे और एक फल देते थे, जंगली फल विक्रमादित्य को देते थे। तो विक्रमादित्य उस फल को लेते थे क्योंकि गिफ्ट आ रहा है, अच्छे इंसान थे वो, है ना? तो ये तो बोलेंगे नहीं कि ये एक फल क्यों लेके आ रहे हो। तो वो क्या करते थे, वो गिफ्ट जो फल आया वो अपने वजीर को दे देते थे, अपने मंत्री को दे देते थे। ऐसा चलता आ रहा था और ऐसा चलते चलते 10 साल हो गए थे। यानी 10 साल से रोज सुबह वो फकीर आते थे, वो फल देते थे, जंगली फल, और राजा विक्रमादित्य उस फल को उसको दे देते थे, अपने वजीर को दे देते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि वो फल लेके आए जब फकीर, तो राजा विक्रमादित्य का एक पाला हुआ बंदर था। तो उन्होंने उस दिन वो फल लिया और उस बंदर को दे दिया। तो बंदर ने जैसे उस फल को छीला, उस फल को खाया, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ हीरा निकला। तो राजा विक्रमादित्य बिल्कुल चौंक गए, इस फल के अंदर हीरा था और ये फकीर तो 10 सालों से मुझे फल लाके दे रहे। तो वो तुरंत अपने वजीर से पूछते हैं कि ये जो रोज फल लेके आते थे, इस फल का तुमने क्या किया? मैं तुम्हें रोज देता था। तो जो वजीर था वो भी समझदार था कि जो राजा है भैया, उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी भी पूछ लेंगे। तो वो क्या करता था, वो रोज उस फल को तहखाने के एक उसमें फेंक देता था, एक रूम में फेंक देता था, क्योंकि उसको लगता था जंगली फल है, क्या होगा, कौन खाएगा। और कभी राजा ने पूछ लिया क्या हुआ तो वो एक पर्टिकुलर तहखाने में फेंक देता था। तो राजा कहते हैं जाओ और तुरंत देखो कि उस तहखाने में वो फल है या नहीं है, क्या है। तो वो वहां जाता है, जब तहखाने का दरवाजा खोलता है तो बहुत सारी बदबू आती है, ये सड़े हुए फल हैं, लेकिन उस बदबू के साथ साथ उसको बहुत सारे चमकते हुए हीरे दिखाई देते। क्लियर है? तो राजा जो होता है, जब वो आके बताता है वजीर की उसमें बहुत सारे हीरे, क्योंकि फल तो सड़ गए हैं और जो हीरे हैं वो बहुत सारे हीरे वहां पे हैं, जैसा ये हीरा है वैसे हीरा। तो राजा विक्रमादित्य वो जो फकीर रहते हैं उनसे कहते हैं कि आपने कभी हमें बताया नहीं कि आप जो फल दे रहे हैं उसमें हीरे हैं, और कितना सारे हमने वहां पे फेंक दिए और आप सालों से दे रहे हैं। तो वो क्या कहता है, जो फकीर रहते हैं वो क्या कहते हैं जिंदगी हर रोज तुम्हें एक हीरा देती है, लेकिन तुम इसे पहचान नहीं पाते हो और फेंक देते हो, राइट? फिर भी अभी तुम इसकी फिक्र मत करो कि कितने हीरे तहखाने में चले गए या क्या हुआ,
इससे भी कुछ बड़ा है जो मैं चाहता हूं कि तुम समझो, जो तुम करो, लेकिन आज तुम्हें पहली बार होश आया है कि तुम समझ सको कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं। अब तक तो तुम बेहोशी में जी रहे, क्योंकि क्या है, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग फल आ रहा है और फल फेंका जा रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? पहली बार तुम्हें होश आया है, तो इससे कुछ और बड़ा है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास 10 सालों से आ रहा हूं कि कभी तो तुम्हें होश आएगा। क्योंकि इसके लिए जो मैं कर रहा हूं, किसी साधना में लगा हूं, उसके लिए मुझे एक वीर इंसान की जरूरत है, वीर पुरुष की जरूरत है। तो विक्रमादित्य कहते हैं, सोचते हैं मन में कि ये जो इंसान है, ये साधारण इंसान नहीं है जो हर रोज मुझे इतने हीरे दे रहा है। शायद इस समय धरती का सबसे अमीर शासक मैं बन चुका हूं 10 सालों से, इतने हीरे आते आते, तो इनकी बात सुनने जैसी, राइट? तो वो उनसे कहते हैं कि बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो वो कहता है, जो फकीर रहते हैं वो कहते हैं कि मैं एक साधना कर रहा हूं जिसके लिए मुझे एक वीर इंसान की जरूरत है। तो रात में, अमावस की रात है आज, रात में शमशान में तुम आ जाओ। तो ये कह के वो चला जाता है। अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं, क्योंकि वीर थे लेकिन अमावस की रात में शमशान में जाना, अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। तो वो सोचते हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, क्यों झंझट में पड़ना है। फिर उनको लगता है कि जो इंसान हर रोज मुझे एक हीरा दे रहा है, राइट, आज वो मुझे किसी, और कह रहा है 10 साल से मैं इस समय का इंतजार कर रहा था, तो पता नहीं उसमें क्या राज छिपा है, उस शमशान में क्या छिपा हुआ हो। तो राजा विक्रमादित्य जो रहते हैं वो जाते हैं रात में। तो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जो फकीर हैं, ये अपना कोई मुर्दा वगैरह इन्होंने ले रखा है और अपनी तंत्र साधना में लगे हुए। तो जब विक्रमादित्य आते हैं तो देखते हैं एकदम भयानक माहौल, एकदम रात अंधेरी और अमावस की रात है और अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सारा माहौल एकदम खतरनाक सा है, डरावना सा है। तो राजा विक्रमादित्य उनके पास आते हैं, कहते हैं बताइए क्या करना है मुझे। तो वो कहते हैं कि यहां से कुछ दूर पे, काफी दूर पे एक बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़, एक पेड़ है। उस पेड़ पे एक लाश लटकी हुई, तुम्हें जाना है लेकिन होश संभाले रखना। तुम्हें जाना है और वो लाश लेके आनी है मेरे पास, राइट? तो राजा विक्रमादित्य सोचता है कि इतना भयानक माहौल पहले ही है और उसके बाद अब उस पेड़ पे जाना है और वहां पे एक लाश लटकी हुई है जिसको लेके आना है। तो लेकिन फिर विक्रमादित्य क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूं। तो हिम्मत जुटाते, इकट्ठी करते हैं, जाते हैं। जब वो पेड़ पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत पेड़ है, एक बड़ा सा घना सा, और उस पे एक लाश उल्टी लटकी हुई। तो ये चढ़ते हैं पेड़ पे, काटते हैं रस्सी। जैसे ही रस्सी काटते हैं वो लाश जमीन पे गिरती है और जोर से हंसती है, हा 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 करती। अब राजा विक्रमादित्य का भी प्राण सूख जाता है, दिल सिकुड़ जाता है। राजा विक्रमादित्य पेड़ से नीचे उतरते हैं, लाश के पास जाते हैं और कहते हैं तुम क्यों हंसे। तो वो कहता है कि तुमने बोल दिया ना, अब मैं वापस पेड़ पे चला। लाश है, वो उड़ के कहां पहुंच जाती है, पेड़ पे। और फिर से विक्रमादित्य को एफर्ट करना पड़ता है, फिर से चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर वो लाश गिरती है, फिर नीचे उतरते हैं। इस बार नीचे उतरते हैं, इस बार भी लाश जोर से हंसती है, लेकिन अब विक्रमादित्य का मन तो करता है कि बोलूं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। लाश को उठाते कंधे पे रखते हैं। तो अब लाश जो है वो बोलना शुरू कर रही है, यही लाश मतलब वो वेताल। तो वो बोलना क्या शुरू कर रही है कि चलो राजन तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, रास्ता कट जाएगा। अब किसी इंसान को इतना भयानक, कंधे पे वो लाश को लेके जा रहा है, तो कोई कन्वर्सेशन शुरू हो जाए, कोई बात शुरू हो जाए तो डर कम हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे रात में आपको डर लग जाता है तो आप रात में भी उठ के हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या जो भी है कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रही चीज है? क्योंकि बोलने से क्या होता है, डर कम हो जाता है। कन्वर्सेशन, रात में कहीं अकेले जाना हो तो आप सोचते कोई एक साथी मिल जाता, बात करते चले जाएंगे तो रास्ता निकल जाएगा। तो ये जो वेताल है, ये वेताल कहता है राजन तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनाना शुरू करता है। तो वो कहानी सुनाता है, कहता है कि एक पंडित थे, राइट? और वो पंडित के पास 3 शिष्य थे जो तीनों एक से बढ़ के एक थे। तीनों एक से बढ़ के एक थे, नॉलेज में,
खूबसूरती में, बल में। और वो जो पंडित थे उनकी एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और तीनों उससे विवाह करना चाहते थे। और पंडित जो थे उनके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था उस लड़की के लिए भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि शादी किससे करूं, क्योंकि तीनों एक से बढ़ के एक है। और वही सोचती है अगर एक को चूज कर लिया तो जिन दो को छोड़ दिया जिंदगी भर उसका दुख रहेगा, राइट। तो वो जो लड़की रहती है वो आत्महत्या कर लेती। वो तीनों कहते हैं हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, और तीनों से शादी हो नहीं सकती। तो ये लड़की सुसाइड कर लेती है, ये आत्महत्या कर लेती है। अब जब आत्महत्या कर लेती है तो तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि जिसको हम चाहते थे वो मर गई। उसका क्रियाकर्म होता है, अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद एक जो रहता है वो कहता है कि जिसके साथ बसना था जब वही नहीं रही तो अब मुझे कहीं नहीं बसना। वो यात्रा पे निकल जाता है। जो एक रहता है वो क्या करता है, वो कहता है क्या पता कि कभी कोई ऐसा मंत्र जानने वाला मिल जाए जो इसको दोबारा जीवित कर दे। तो वो क्या करता है, उसकी हड्डियों को, अस्थियों को संभालता है, उनको पानी में, नदी में धुलता है, इकट्ठा करके रखता है, संभालता है। वो ये काम करने लग जाता है और एक जो रहता है वो वहीं की जो धूल भभूत भस्म वगैरह वो लगा के पागल सा बैठा रहता है, राइट। अब ये सिचुएशन हो गई। अब ये चल रहा है कुछ समय तक। अब इसमें जो यात्रा करने के लिए निकला हुआ है उसको एक दिन एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो वो मंत्र जानता है जिससे अस्थियों से किसी को दोबारा जीवित किया जा सकता है। तो वो उससे वो मंत्र सीखता है और भागता है वापस कि क्या पता अस्थियां मिल जाएं। उसको मालूम नहीं है कि अस्थियां हैं या नहीं, तो क्या पता अस्थियां मिल जाएं। तो वो वापस आता है भाग के। जब आता है तो ये दूसरा जो रहता है उसके पास अस्थियां रहती हैं, तो सारी अस्थियों को इकट्ठा करता है, मंत्र पढ़ता है, वो लड़की दोबारा जीवित हो जाती है। जब दोबारा जीवित हो जाती है तो प्रॉब्लम फिर वही की वही, शादी किससे करें। तो वेताल जो है वो कहता है कि राजन बताओ कि उस लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। और ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे मन में जवाब आया और तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम अभी मर जाओ, सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारा। तो विक्रमादित्य को उस फकीर ने बोला था होश संभाले रखना, लेकिन विक्रमादित्य का होश संभला हुआ नहीं था। जैसे आप कहानी में खो गए थे वैसे ही विक्रमादित्य भी कहानी में खो गए थे। समझ आ रही है चीजें। तो विक्रमादित्य जवाब देते हैं, वो सोचते हैं जवाब तो आ गया, तो जवाब देते हैं विक्रमादित्य कि जो जिसने मंत्र पढ़ के उसको जीवित किया उसने जीवन दिया तो वो पिता जैसा है, तो उससे शादी नहीं हो सकती। जिसने अस्थियों को संभाला वो पुत्र जैसा है, तो उससे भी शादी नहीं हो सकती। तो जो उसके याद में पागल होके बैठा हुआ था उससे ही शादी होगी। तो वेताल कहता है बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। और ये वेताल वापस उड़ के कहां पहुंच गया, पेड़ पे। तो कहते हैं कि ऐसी 25 कहानियां चलती हैं। तो 24 कहानियों तक में हर बार ऐसा होता था कि विक्रमादित्य अपना होश संभालने की कोशिश करते थे कि इसकी कहानियों में ना खो जाऊं, लेकिन हर बार वो खो जाते थे। लेकिन 25वीं कहानी तक जाते जाते विक्रमादित्य उस स्टेज में आ गए कि वेताल कंधे पे है, वेताल कहानी कह रहा है, लेकिन विक्रमादित्य के माइंड में कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस नहीं बन रही। कहानी चल रही है लेकिन मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। और जब विचार नहीं आ रहा है तो उसने कहा था कि अगर कोई विचार नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा, तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर जवाब आएगा और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब लास्ट टाइम वो उसको वेताल को वहां पहुंचा पाता है। ये है वो पावरफुल स्टोरी जिसमें बात ये है, जो गहरी बात समझने वाली है, कि हम अपनी जिंदगी में उस तरह से हो पाए कि चल रहा है सब कुछ, लेकिन रिप्रेजेंटेशंस हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या कैसे बनाएंगे ये हमारे हाथ।